हेलो मेरे प्यारे प्यारे चुन्नू मुन्नूस, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप सब बढ़िया। मैं हूँ सोनम मोहिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, एंड वेलकम टू सोनम मोहिनी बायोलॉजी। तो आज का जो सेशन है काफी स्पेशल है। अभी तक आज ना है डे 6 ऑफ आर क्लास 10 साइंस रिवीजन। अब ये डे 6 क्यों है? क्योंकि पिछले 5 दिनों में हम लोगों ने 5 चैप्टर्स बायोलॉजी के कवर किए। फुल सिलेबस रिवीजन बायोलॉजी का हो चुका है, वो भी चैप्टर वाइज। 5 दिनों में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर, चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, थर्ड हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, फोर्थ हेरिडिटी एंड फिफ्थ आर इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि आपका इंग्लिश का पेपर था, सो आई कैन नॉट से एनीथिंग, तो अब जाकर देख लेना, क्योंकि आपका साइंस का पेपर ही है अगला पेपर। अब आपके पास पूरा पूरा टाइम है साइंस के लिए प्रिपेयर करने का। और अगर आप अपनी इन दिनों में 5 घंटे इन्वेस्ट करके पिछले 5 दिन का बायो का पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेते हो, जो कि मैंने थ्योरी भी पूरा अच्छे से समझा रखा है, प्लस कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं बीच बीच में, और टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने दी है, तो आप लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे आ जाओगे कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से ब्रश अप हो चुका होगा। और आज यानी कि डे 6 में हम लोग करने वाले हैं सैम्पल पेपर रिवाइज। अब आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहती हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, 2 मिनट का टाइम लूंगी मैं। मैंने देखा कि इस साल जो पेपर पैटर्न में चेंज है वो ये है कि सेक्शन ए पूरा का पूरा बायो का होगा, देन सेक्शन बी केमिस्ट्री और सेक्शन सी फिजिक्स। फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। अब सेक्शन ए में जब बायो से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो सीबीएसई ने इस साल का सैंपल पेपर रिलीज किया, उस हिसाब से इस तरह का क्वेश्चन था, ध्यान से देखना, कि 7 MCQs आ रहे थे, जिसमें से 2 MCQ लाइफ प्रोसेसेस से, 2 MCQ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, एक हेरिडिटी से और 2 आर इन्वायरमेंट से। यानी एमसीक्यू में रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक कहीं देखा नहीं गया। ठीक है। असर्शन रीजन में से एक हेरिडिटी और एक आर एनवायरमेंट से क्वेश्चन आया था। ओके। देन बात करें अगर हम 2 मार्कर क्वेश्चन की, तो 3 क्वेश्चंस आए थे, जो कि 2 लाइफ प्रोसेसेस से, एक एनवायरमेंट से आया था। 3 मार्कर क्वेश्चन की बात हम करें तो 2 क्वेश्चन, एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और एक हेरिडिटी से आया था। फिर 4 मार्कर क्वेश्चन एक ही है, जो कि लाइफ प्रोसेसेस से है, और एक ही 5 मार्कर क्वेश्चन है जो कि रिप्रोडक्शन से है। 5 मार्कर सीधा रिप्रोडक्शन को चला गया। ठीक है। अगर हम सेम पैटर्न पर बिलीव करके कि इसी तरह का ही क्वेश्चन आएगा, कि एमसीक्यू में से 2 लाइफ प्रोसेस के ही आएंगे, 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ही आएंगे, तो उस हिसाब से हमारा वैसा ही प्रिपरेशन होना चाहिए। ये जो सेशन है ना आपका सैंपल पेपर क्लास 10 सेक्शन ए, जिसमें नीचे अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है कि पेपर यहीं से आएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर देना। और ये बहुत ही सीरियस स्टेटमेंट है, और हो सकता है कि ऐसा हो ना आए पेपर, लेकिन जितना भी एक्सपीरियंस मैं होल्ड कर रही हूँ 7-8 सालों का, बच्चों को हर साल बोर्ड एग्जाम में पढ़ाना पूरे साल, और बोर्ड एग्जाम के टाइम पर उन्हें रिवाइज करवाना, पेपर के लिए तैयार करना, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मेरे इन दिनों के सारे सेशंस में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कोई ऐसा तुक नहीं बनता, कोई ऐसा चांस नहीं है कि इसमें से कोई क्वेश्चन ही ना आएगा, क्वेश्चन जरूर फंसेगा। एंड आप लोगों को कुछ नहीं, आप लोगों को बस मुझ पर ट्रस्ट रखना है। जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं, मैंने कई बार स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं अपने सोशल मीडिया पर, एग्जाम टाइम में, एग्जाम वाले दिन, एनालिसिस वाले दिन, कि देखो किस तरह से क्वेश्चन पेपर में जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो मैंने क्लास में ही करा रखा है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा भरोसा करके मुझ पर इस सेशन को अच्छे से देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आज के इस सेशन में, यानी सैंपल पेपर वाले इस सेशन में, क्या इतने ही क्वेश्चंस होंगे? तो जवाब है नहीं। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस को इनटू 4 किया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनटू 4 किया है, यानी कि एमसीक्यू मैं लगभग लेकर आई हूँ 25 to 28 के अप्रॉक्स। ठीक है। फिर असर्शन रीजन क्वेश्चंस, फिर 2 मार्कर क्वेश्चन 12 लगभग लेकर आई हूँ, 3 मार्कर क्वेश्चन 6-7 लेकर आई हूँ, 4 मार्कर 4 लेकर आई हूँ, 5 मार्कर भी अप्रोक्सीमेटली उतने लेकर आई हूँ। तो
इसका मतलब ये है कि मैं पूरा इस चीज पर ध्यान दे रही हूँ कि आप लोगों का जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो उतना अच्छा है। मुझे पता है हर जगह दूसरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स में इस साल का रिलीज हुआ सैम्पल पेपर सीबीएसई का ऑलरेडी करवा दिया गया होगा और आप लोग वो देख भी चुके होंगे, लेकिन कौन सा सैम्पल पेपर है जो आप लोगों ने अभी तक नहीं किया, जो आप लोगों का करना जरूरी है, क्योंकि एग्जैक्ट इस साल के सीबीएसई सैंपल पेपर से क्वेश्चन आएंगे इसकी कोई गारंटी थोड़ी है। इट इज जस्ट अ सैंपल पेपर, जस्ट टू लेट यू नो कि क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, क्वेश्चन का क्या लेवल है। अब अगर आप लोगों ने मैथ्स का पेपर दिया है तो आपको पता चल गया होगा कि कुछ सेट्स ऐसे हैं जिसमें डिफिकल्टी लेवल हाई है, कुछ सेट्स ऐसे हैं जिसमें डिफिकल्टी लेवल इजी है। अब बच्चे प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट टीचर्स भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इस बार साइंस का पेपर कैसा होगा। पिछले बार भी थोड़ा बहुत धोखा मिला था, लेकिन इस बार हमें थोड़ा भी चांस नहीं लेना है बच्चों। बात अगर हम करें बायोलॉजी की तो ध्यान से सुनो। मैथ्स का पेपर कुछ सेट में आया बहुत टफ, कुछ में आया इजी, कुछ में मॉडरेट, ठीक है। अब क्लास 12 के फिजिक्स का भी पेपर वैसा वैसा ही था, टफ था कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा, मतलब मैंने भी देखा पेपर, इट वाज वे टू लेंदी एंड आई डोंट नो क्या ही थे वो क्वेश्चंस। बट बायोलॉजी, बेटा ध्यान से सुनो, बायोलॉजी में कोई कितना भी टफ बनाने की कोशिश करेगा पेपर को तो कैसे टफ बनाएगा, आएगा तो वहीं से जो तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है, वही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का न्यूरॉन वाला टॉपिक, वही एक्सक्रीटरी सिस्टम का टॉपिक, वही सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक है ना, उससे ऊपर तो कुछ नहीं आ जाएगा। चलो डायलिसिस में से कोई पेचीदा क्वेश्चंस आ गए, कहीं से कुछ आ गया, ठीक है, मैं सब मान लेती हूँ। लेकिन अगर आपने साल भर पढ़ाई की है तो आपको बायो का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चाहे जो कर ले कोई इंसान, चाहे कितना भी मतलब क्वेश्चन को ट्विस्ट करने की कोशिश करे, क्वेश्चन को घुमा फिरा के अलग तरीके से पूछने की कोशिश करे, यू विल बी इन अ पोजिशन टू डू दैट एंड यू विल डू इट सक्सेसफुली। हम इस आज के इस सैंपल पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस क्यों रख रहे हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो। जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा। आई नो ये चैनल मैंने अभी रिसेंटली बनाया है, बहुत सारे बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे, कुछ बच्चे मुझे जानते भी होंगे, एंड बहुत कम बच्चे हैं जो शायद मेरा वीडियो खोल कर देखेंगे, क्योंकि कैमरा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, फिर पता नहीं मतलब बहुत ज्यादा अच्छा सा ऐसा एस्थेटिक सा नहीं लगता देखने में। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि अगर कंटेंट में दम है मेरे, तो आप लोग अगर एक बार देख चुके होंगे ये वाली क्लास मेरी या जितनी भी क्लासेस मैंने आज तक ली है, आप दोबारा लौट कर मेरे पास जरूर आओगे बायोलॉजी के लिए। एक और ड्रॉबैक है मेरे चैनल का कि मैं सिर्फ बायोलॉजी ही पढ़ाती हूँ, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे चैनल की स्ट्रेंथ भी है कि बायोलॉजी के लिए धीरे धीरे ना मैं आप लोगों का ट्रस्ट गेन कर लूंगी, ये बात मुझे पता है। और एक टाइम आएगा जब बायोलॉजी के लिए बच्चे इधर उधर नहीं भटकेंगे, वो सीधा मेरे ही चैनल पर आएंगे। एंड थोड़ा टाइम लगेगा, थिंग्स विल टेक टाइम बट इट विल हैपन फॉर श्योर। सो चलो शुरू करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। मैं जानबूझकर लाइव सेशंस नहीं ले रही, रिकॉर्डेड रख रही हूँ क्लास को, ताकि जिन बच्चों को ये सारी बातें सुनने में उतना इंटरेस्ट नहीं है वो फटाफट से स्किप भी कर ले, और जो भी क्वेश्चंस हैं उसको 1.25x या 1.5x की स्पीड में देख लें। जितना ज्यादा आपका मतलब आपका बेनिफिट हो, आपका भला हो, मैं बस यही चाहती हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग आज का ये सेशन प्यारा सा। मैं थोड़ी सी ना छोटी हो जाती हूँ, साइड में आ जाती हूँ, देखो मेरे पीछे भी मैं ही हूँ और एक्चुअल में भी मेरे पीछे मैं ही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ आ जाती हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी स्पेस है, आप मुझे भी देख पाओगे, मेरे जेस्चर्स भी देख पाओगे, मैं क्या बोल रही हूँ वो अच्छे से सुन भी पाओगे, देख भी पाओगे, और स्क्रीन तो आप लोग देख ही लोगे। एंड फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस पीडीएफ एनोटेटर, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि पता नहीं है कैसा जाएगा। अभी तक मैं माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रही थी। अभी ना शुरू शुरू में थोड़ा सा फिगर आउट करने में टाइम लगेगा मुझे कि कैसे कैसे सारी चीजें करनी है, बट सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के सैंपल पेपर में कई सारे एमसीक्यूज होंगे, 2 मार्कर होंगे, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर, फटाफट से 1 से 1.25 घंटे के अंदर हम इसे सॉल्व करने वाले हैं।
और अगर आप अपनी ज़िंदगी के इस 1 सवा घंटे को इन्वेस्ट करते हो इस वीडियो में देखने के लिए, तो आई एम टेलिंग यू, यू विल नॉट रिग्रेट, एटलीस्ट नॉट ऑन 25th ऑफ February। चलो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए में 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए। फटाफट से क्वेश्चन को मतलब देखो और मार्क करते जाओ। आप अपने तरफ से भी ना क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करते रहना। जैसे मैंने मान लो ये वाला क्वेश्चन रखा, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स गेट मिक्स्ड विद फूड इन आवर माउथ। हमारे मुंह में, हमारे माउथ के अंदर कौन सा एंजाइम हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है। मुझे नहीं लगता इसमें सोचने जैसी कोई बात है। आंसर बहुत ही सही, मतलब बहुत ही इजी है। एक सेकेंड, मैं तो भूल गई इसको कनेक्ट करना पेन टैब को, एंड आई थिंक थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया है। नहीं, ठीक है, सब ठीक है, थैंक गॉड। ओके, चलो चलो चलो। सो आंसर क्या होगा? एमाइलेज। हम थिकनेस थोड़ा बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ेगा? ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज और आर नॉट करेक्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का जब भी आप कीवर्ड फाइंड आउट करोगे ना, उसे अंडरलाइन या मार्क जरूर कर लेना, क्योंकि दिमाग में हमेशा बच्चों के ये रहता है कि करेक्ट पूछा जा रहा है और करेक्ट पे फिर टिक हो जाता है। तो ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल, ये तो करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट पूछा जा रहा है। ओपनिंग लीडिंग टू द लेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड, नहीं ये गलत है। ऑक्सीजन हैज मोर एफिनिटी विथ हिमोग्लोबिन देन CO2, ये भी गलत है। तो बेटा आंसर सी और डी ये दोनों हो जाएंगे। ओपनिंग लीडिंग टू लेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। यहां पर इनहेलेशन के टाइम पर ना रिब्स जो हैं वो आउटवर्ड मूव करते हैं, आउटवर्ड रिब्स मूव करेंगे। आप खुद से सांस लेकर देखो ना, रिब्स आउटवर्ड मूव करेंगे तो थोरैसिक कैविटी में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज होगा तो एयर बाहर से अंदर की तरफ आएगा, है ना। ऑक्सीजन की ज्यादा एफिनिटी, मतलब हीमोग्लोबिन की ज्यादा एफिनिटी CO2 के साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ कम होती है। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर पूछा जा रहा है तुमसे करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका क्या आंसर होगा? एल्वेलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वेलर एयर डिफ्यूजेस इनटू ब्लड एंड CO2 फ्रॉम ब्लड डिफ्यूजेस इनटू एल्वेलर एयर, ये भी सही है। फ्रॉम द लेरिंग्स द एयर गोज टू फेरिंग्स, नहीं नहीं ये गलत है। ट्रैकिया इज नॉट कनेक्टेड टू ब्रोंका, ये भी गलत है। तो यहां पर भी दो आंसर सही है बच्चों। द अनडाइजेस्टेड फूड इज फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू, किसके थ्रू? देखो कुछ पतले 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 स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी खाने का कंप्लीट अब्जॉर्प्शन, कंप्लीट अब्जॉर्प्शन हो गया, यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर अब्जॉर्ब होगा, जिससे जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड, वो थोड़ा सा सॉलिडिफाई होगा, और और वो बॉडी के थ्रू, किसके थ्रू निकलेगा? यहां पर एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं एनस। ठीक है, आंसर हो जाएगा एनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इज डैश टू कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीडाइज होता है या रिड्यूस होता है या न्यूट्रलाइज होता है या बर्न होता है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो बहुत आसान है आपके लिए, नहीं पढ़ी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो CO2 जो है वो ऐसा, उसके साथ ऐसा क्या होगा कि वो C6H12O6 बन जाएगा, यहां पर हाइड्रोजन हो गया, तो जहां पे भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है वो हो जाता है रिड्यूस्ड। ठीक है, अगर एडिशन
ऑफ ऑक्सीजन होती तो वो हो जाता ऑक्सीडाइज्ड, वो हो जाता ऑक्सीडाइज, तो यहां आंसर हो जाएगा रिड्यूस्ड। नेक्स्ट, व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल्स द स्टोमेटा, गार्ड सेल कैसा होगा, इस तरीके का, है ना, किडनी बीन शेप, और ये बीच में जो पोर है दिस इज टोमेटा। तो जैसे ही पानी इसके अंदर एंटर करता है ये ऐसा फूल सा जाता है, ये ऐसा फूल सा जाता है, और फूलेगा तो यहाँ पर स्पेस और बढ़ जाएगी, यानी कि वो ओपन हो जाएगा। और अगर पानी कम होता तो वो कैसा होता, श्रिंक सा हो जाता, ठीक है, इस तरीके का हो जाता, क्योंकि पानी कम है ना, तो ओपन नहीं हो पाता स्टोमेटा। नेक्स्ट, विलाई प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल, ये क्या करती है, सिक्रीट करेगी एंजाइम फॉर डाइजेशन। क्या विलाई सिक्रीट करती है एंजाइम फॉर डाइजेशन, क्या सिक्रीट करती है कोई हार्मोन, या डिक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, या इंक्रीज करती है सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, इंक्रीज करती है। जैसे मान लो ये सरफेस एरिया है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इनर लाइनिंग है मतलब, ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसका सरफेस एरिया बढ़ गया ना, तो कितना ज्यादा मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन हमारे फूड का, हमारे फूड के न्यूट्रिएंट्स का कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे होता है, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज रहती है बिकॉज ऑफ द इंटेस्टाइनल विलाई। और ये विलाई बच्चों, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये विलाई कनेक्टेड होती है ब्लड वेसल से, ठीक है, ब्लड रिच वेसल से, और यहां से ही ब्लड के थ्रू सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जाते हैं टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सारे सेल्स और टिश्यूज में। राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स, राइट पार्ट, ये तुम्हारा ह्यूमन हार्ट है, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, राइट एट्रिया, इसे हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रिया। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां से कनेक्टेड होता है वेना केवा, सुपीरियर और इंफीरियर। वेना केवा इज द लार्जेस्ट वीन, तो वीन क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा, यानी कि राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट पार्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। द यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट इज रिकमेंडेड टू प्रिवेंट, आयोडाइज कहते हैं ना, टाटा नमक में क्या है, आयोडीन है। क्यों आयोडीन जरूरी है, क्यों आयोडीन जरूरी है, फॉर द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन वर्ड उतना ठीक नहीं लग रहा, अरे यार यहाँ पे मैं इरेजर कहाँ से ढूंढूं, मिल जा, इरेजर, यस। तो ये प्रोडक्शन किस चीज का करता है, ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन बच्चों, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। अब थायरॉक्सिन हार्मोन का अगर अंडर सिक्रीशन हुआ, अंडर सिक्रीशन हुआ तो कौन सी बीमारी हो जाएगी, गोइटर। ऐसे हमारे, हाँ ना, इसे घेगा या घोगा ऐसा कुछ बोलते हैं, जैसे गला जो है वो स्वेल अप हो जाता है, तो आयोडीन लेने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। तो गोइटर इज द राइट आंसर बच्चों। चलो दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा चेक करने लग गई थी कि दिख रहा है कि नहीं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू कॉल्ड। तो दो तरह के, पेन का कलर चेंज करती हूं मैं अब, दो तरह के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में, कौन कौन से, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, लेकिन फ्लोएम का काम क्या है, ट्रांसलोकेशन
लोकेशन करना। तो अब आपको आंसर मिल चुका है, द राइट आंसर इज फ्लोएम। नेक्स्ट, इफ द रेस्पिरेशन इज एरोबिक द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस। तो अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है बच्चों, यानी कि O2 का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। अब O2 क्या करेगा? O2 करेगा ऑक्सीडेशन। अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी होता है कि ब्रेक डाउन करेगा। तो ब्रेक डाउन किन किन चीजों में करेगा? CO2 में, ठीक है, वाटर में, और थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी एनर्जी भी बना लेता है, और वो एनर्जी होती है लगभग 38 एटीपी। अगर मतलब 38 एटीपी को अगर हम पूरा देखें ना कि कितना टोटल नेट कितना एटीपी बना, तो वो 36 होता है। 38 में से 2 एटीपी माइनस कर दो, क्योंकि 2 एटीपी यूटिलाइज हो चुके होते हैं पायरुवेट को माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाने के लिए भी। तो यहाँ पर आंसर बेटा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट, अ डॉक्टर एडवाइज अ पर्सन टू टेक इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, ओहो बेचारे को क्या हो गया है? बेचारे को हो गया है डायबिटीज। डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, लेना नहीं, लेना पड़ता है, क्योंकि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ग्लूकोज का अपटेक एंड यूटिलाइजेशन करवाता है। ये ग्लूकोज कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो कई सारी बीमारियां, कई सारे प्रॉब्लम्स होंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाएगा। तो हिज ब्लड प्रेशर वाज हाई, हार्ट बीट वाज हाई, ब्लड शुगर वाज हाई। सी इज द राइट ऑप्शन। गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट लाइट, टेस्ट, स्मेल, टच। तो मैं आपको बता दूं, लाइट के लिए फोनो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। टेस्ट के लिए गस्टेटरी होता है, तो बी हो जाएगा। स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी होता है, रिसेप्टर। और टच के लिए क्या होता है? अरे इसको मैं कट वट क्यों कर रही हूं? थिग्मो रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, ठीक है। तो यहां आंसर हो जाएगा गस्टेटरी। वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखो फिर से आ गया है नॉट ट्रू वाला स्टेटमेंट अबाउट थायरॉक्सिन। देखो जो भी क्वेश्चन तुम्हें लगे कि रिपीट सा हो रहा है, या लग रहा है कि ज्यादा हो गया इस टॉपिक में से क्वेश्चन, तो मान के चलो कि तुम्हारी सोना मैम तुम्हें इनडायरेक्टली हिंट दे रही है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयरन टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन, बिल्कुल गलत। इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, सही। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन, सही। थायराइड ग्लैंड कैन एनलार्ज ड्यू टू लैक ऑफ थायरॉक्सिन, बिल्कुल सही। तो आपसे क्या पूछा गया था? नॉट ट्रू, और आंसर क्या हो जाएगा? नॉट ट्रू वाला ए। नेक्स्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड हुज मैल फंक्शनिंग कॉज डायबिटीज डिजीज। तो वो कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है? पैनक्रियाज। उस टाइम मैंने इसलिए नहीं बोला था ताकि अगला क्वेश्चन आप लोगों को चीटिंग ना करना पड़े। तो पैनक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकागन, दो तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं। ये ब्लड ब्लड में जो शुगर है उसको घटाने का काम करता है, और ये बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब रिसीव हुई तो कहां पे रिसीव हुई? डेंड्राइट में। डेंड्राइट से वो कहां पहुंची? सेल बॉडी में। सेल बॉडी से एक्सॉन, और एक्सॉन से एक्सोनल एंड। तो सी विल बी द राइट ऑप्शन। इन अ सिनैप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, कहां से कहां तक ट्रांसमिट होता है? केमिकल सिग्नल कहां से कहां तक ट्रांसमिट होता है? एक्सॉन से सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन? नहीं। सेल बॉडी टू एक्सॉन, एक्सॉन एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन? नो। सेम न्यूरॉन जहां भी आ जाए वो तो सबसे पहले कट कर दो, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि केमिकल सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है। देखो एक, कैसे समझाऊं, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है। तो यहां से सिग्नल आया, यहां पे पहुंच रहा है, ये जो बीच में जंक्शन है दिस इज नोन एज साइनैप्स। तो यही यही वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल में कन्वर्ट होता है। तो ये दो चीज जो है वो कैसे तुम समझोगे, कैसे, कौन सा आंसर होगा यहाँ पर?
Dendrite end of one neuron, no. Axonal end of one neuron to dendrite end of adjacent neuron. D is the right answer. I hope आपको clear हो गया होगा. The dramatic changes in the body features associated with puberty are mainly because of the secretions of. किस चीज के secretion की वजह से puberty के time पर body features में अलग अलग तरह के dramatic changes आ जाते हैं. Estrogen from testis. Testis से कहाँ से estrogen निकलेगा भाई? हे भगवान, यही देखना रह गया था. और ओवरी से टेस्टोस्टेरोन. वाह वाह वाह. वैसे बात थोड़ी बहुत सही भी है. आजकल लड़कियां लड़कों की तरह बिहेव करने लग गई हैं, लड़के लड़कियों की तरह बिहेव करने लगे हैं. बट दैट इज नॉट द केस. वो नेचुरल नहीं है. तो ये गलत हो जाएगा. ईस्ट्रोजन फ्रॉम एड्री. हे भगवान, ओ माय गॉड. टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड ईस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी. तो ये सही कॉम्बिनेशन हो गए हॉर्मोन्स और उनके ग्लैंड्स की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर डिफरेंट चेंजेस, बॉडीली चेंजेस को नोटिस करवाने के लिए. एन एनिमल विच कैन रिप्रोड्यूस बाय बडिंग. बडिंग के थ्रू कौन सा एनिमल रिप्रोड्यूस होगा यहाँ पर? ब्रायोफिलम, ईस्ट, हाइड्रा, ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पर एनिमल वर्ड नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिज्म लिख देता तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि ब्रायोफिलम एनिमल नहीं है, जबकि ब्रायोफिलम भी बर्ड के थ्रू होती है रिप्रोड्यूस. ईस्ट भी और हाइड्रा भी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट, कॉपर टी और लूप्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है, कन्वेंशनल डिवाइस है, कंड्यूसिव डिवाइस है, कंटामिनेट. जितने भी सी वाले वर्ड आ गए थे, मतलब सॉरी वो वाले सी नहीं, जितने भी सी जैसे वर्ड्स थे सब इनमें ऑप्शंस में लिख दिए गए. तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है. कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है जो कॉन्सेप्शन को अवॉइड करवाए. कॉन्सेप्शन मतलब कंसीव करने को अवॉइड कराए, कंसीव ना होने दे. कंसीव क्या ना होने दे? बच्चा कंसीव ना होने दे, यानी प्रेगनेंसी ना होने दे. उसी को हम कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली? स्लीपिंग सिकनेस ना ना ना, जॉन्डिस नहीं, एलिफेंटाइसिस नहीं, सिफिलिस. सिफिलिस इज द डिजीज जो कि ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल तरीके से. Which of the following is the correct sequence regarding sexual reproduction in a flowering plant? तो सबसे पहले क्या होगा? पॉलिनेशन होगी, और पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर लैंड करेगा. फिर होगा फर्टिलाइजेशन आफ्टर फॉर्मिंग पॉलन ट्यूब. उसके बाद होगी सीडलिंग, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया है, जाइगोट बन गया है, अब वो बनेगा छोटू सा सीडलिंग. सीडलिंग के बाद, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, अभी कहाँ सीडलिंग बनेगा? पहले तो जाइगोट बना ना, पहले तो एम्ब्रियो बना. सी इज द राइट ऑप्शन. पॉलिनेशन हो गया, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर छोटू सा एम्ब्रियो बना, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करने के बाद सीडलिंग बनता है. नेक्स्ट, आईयूसीडी इज फॉर. आईयूसीडी का फुल फॉर्म लिख देती हूँ. इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. ठीक है, तो ये किस चीज के लिए यहाँ लिखा हुआ है? कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए. देखो यहाँ पर ध्यान से अगर आप ऑप्शन देखोगे तो लिखा होगा इंक्रीजिंग फर्टिलिटी. ऐसा कुछ भी नहीं है. अवॉइडिंग मिसकैरेज, नो नो नो, मिसकैरेज तक तो नहीं जाना है आईयूसीडी के टॉपिक में. एन एनिमल विच कैन रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग. बर्डिंग के थ्रू कौन? अच्छा, ये रिपीट हुआ है, आई एम सो सॉरी, बट कोई बात नहीं. A fertilized ovule develop into dash in an angiosperm plant. तो हमेशा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, और ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में. ठीक है, तो सीड पूछ रहा है, मतलब ओव्यूल पूछ रहा है, तो सीड होगा आंसर. प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी. कहां पर होता है ह्यूमन बॉडी में फर्टिलाइजेशन? ओविडक्ट में. ओविडक्ट का दूसरा नाम फेलोपियन ट्यूब भी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. क्यों? क्योंकि इट लीड्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इट लीड्स टू वेरिएशन, helps in survival of the species over time. All of these is the right answer. Next, which of the following constitutes a food chain? Grass, wheat and mango. ये सारे producers हैं. No. Grass, goat and human. Yes, that can be the right answer. Goat, cow, elephant, no. Grass, fish, goat, no. So B is the right answer. In a food chain, the third trophic level is always. तो देखो, first trophic level हमेशा प्रोड्यूसर्स यानी कि प्लांट्स के लिए फिक्स रहता है. सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि
हर्बीवोर के लिए फिक्स्ड रहता है, यानी कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल विल बी फिक्स्ड फॉर सेकेंडरी कंज्यूमर। इसे हम कार्निवोर भी बोलेंगे, तो आंसर हो जाएगा कार्निवोर। नेक्स्ट, accumulation of non-biodegradable pesticide in the food chain and increasing amount at each higher trophic level is known as। कल कल यानी कि जब आर एनवायरमेंट वाला चैप्टर हम लोग कर रहे थे, बहुत प्यार से बहुत सोने तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया था बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट। अगर अभी तक नहीं देखा है ना पूरा सेशन आप लोगों ने आर एनवायरमेंट वाला फुल चैप्टर रिवीजन, तो प्लीज जाकर देख लो, अदरवाइज नहीं आएगा समझ में। बायो मैग्निफिकेशन हम कहते हैं कि जब जो सोर्स है ना, उस सोर्स में से जो पेस्टिसाइड या जिस भी तरह का केमिकल यूज किया गया है प्लांट में या क्रॉप्स में, वो धीरे धीरे करके टॉप कार्निवोर या टॉप ऑर्गेनिज्म इन द फूड चेन पहुंच जाता है, और वो यूजुअली ह्यूमंस ही होते हैं। तो वहां पर इन केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होता है बच्चों। इन केमिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन इन ह्यूमन की बॉडी के अंदर हाईएस्ट होता है, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। Organisms of a higher trophic level which feed on several type of organisms belonging to a lower trophic level constitute। अच्छा ध्यान से सुनना, हायर ट्रॉफिक लेवल यानी कि मान लेते हैं कार्निवोर है, ठीक है ना, ये फीड करेगा सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पे जो कि इसके लोअर ट्रॉफिक लेवल पर प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या कंस्टिट्यूट कर रहा है, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोसिस्टम या फूड चेन। फूड चेन में ना जब हम चेन देख रहे होते हैं तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो एक सिंगल सिंगल ऑर्गेनिज्म को हम कंसिडर करते हैं, बट जहां पर सेवरल टाइप्स लिखा हुआ है तो हम इसे फूड वेब कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरलिंकिंग हो चुकी है। यहाँ पर वन ऑर्गेनिज्म इज बीइंग ईटन और ईटिंग अदर ऑर्गेनिजम्स, ऐसा वाला सिनारी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग 2 मार्कर्स में। बच्चों अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा सीरियस होने का टाइम आ गया है, और 2 मार्कर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। What advantages over an aquatic organism does a terrestrial organism have with regard to obtaining oxygen for respiration। तो बेटा जी यहाँ पे सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें ऑक्सीजन लेने की जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू aquatic organism। ऐसा क्यों है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन लगभग 21% पाए जाते हैं, विच इज मोर, और वाटर में बहुत कम पाए जाते हैं, बहुत कम, मतलब परसेंटेज ऑक्सीजन का बहुत कम होता है। तो यही रीजन है कि रेस्पिरेशन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ज्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। एक्वेटिक वालों को मतलब एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेने के लिए अपना रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज करना पड़ता है, मतलब ज्यादा तेज से उनको सांस लेना पड़ता है। डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल एंड डबल सर्कुलेशन फाउंड इन वर्टिब्रेट। तो बेटा इसमें ना अगर आप 2-3 लाइन लिखोगे बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सिंगल और डबल, ये कैसा लाइन खिंच गया है, ठीक है। तो सिंगल में ना ब्लड जो है पास करती है वंस थ्रू हार्ट, ये पहला पॉइंट हुआ। यहां पर ब्लड जो है वो पास करती है ट्वाइस, 2 बार, थ्रू हमारा हार्ट, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस वजह से, क्योंकि ब्लड एक ही बार हार्ट के थ्रू पास होगी, तो यहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की,
मतलब डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाता है, तो यहाँ पे होगी मिक्सिंग ऑफ ब्लड, बट यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी। तीसरा पॉइंट आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो कि ये इनएफिशिएंट या लेस एफिशिएंट सर्कुलेशन का प्रोसेस हो जाता है, लेकिन ये डबल सर्कुलेशन मोर एफिशिएंट हो जाता है, मतलब कि ज्यादा अच्छे तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल फ्लो इन द बॉडी, सर्कुलेट इन द बॉडी। नेम द सबस्ट्रेट फॉर द फॉलोइंग एंजाइम। ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ना प्रोटीन पर एक्ट करता है और प्रोटीन का डाइजेशन करता है बच्चों। अमाइलेज स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। पेप्सिन भी प्रोटीन के लिए है, एंड लाइपेज लिपिड या फैट्स के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द टू स्टेजेस इन फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का ना दो स्टेज, आप या तो ऐसे लिख सकते हो कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दो तरह की फेजेस होते हैं टिपिकली। लाइट रिएक्शन में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, सबसे पहले अब्जॉर्प्शन होगा लाइट का, सोलर एनर्जी का, सोलर लाइट का। कहाँ पर, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पर वो लाइट स्ट्राइक करेगी, और वहीं पर प्रेजेंट है वाटर, तो उसी टाइम पर वाटर की स्प्लिटिंग होगी, और वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बाहर, और उससे फॉर्मेशन होता है एटीपी और NADPH का। यही एटीपी और NADPH डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज किए जाते हैं टू मेक कार्बोहाइड्रेट। तो मैंने ना तुम्हें 2 नंबर का नहीं, मैंने तुम्हें 3 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। 2 नंबर के अकॉर्डिंगली आप जैसा चाहो वैसा लिख सकते हो, बट ये दोनों फेज आपको इंक्लूड करना है। डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स। ओके, arteries always takes blood away from heart। अनडिबेटेबल है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल आर्टरी की बात करो तो वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर आप एक्सेप्शनल केस पल्मोनरी आर्टरी की बात करो तो वो भी ब्लड को हार्ट से अवे, दूर लेकर जाती है टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये बहुत अच्छा डेफिनेशन हो गया। टेक्स ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। चाहे आप नॉर्मल वेन की बात करो, चाहे आप पल्मोनरी वेन की बात करो, ये सेम केस होगा। आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर हाई रहता है, वेन्स में कंपैरेटिवली लो रहता है। आर्टरीज की वॉल्स थिकर होती है, लेकिन वेन्स में इंस्टेड ऑफ वॉल्स थिक होना वाल्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि प्रिवेंट हो सके क्या, बैकफ्लो ऑफ ब्लड। नेक्स्ट, विलाय क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इंटेस्टाइनल विलाय जो है ना, वो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो जो जो पॉइंट मैं लिख रही हूँ, हो सकता है आंसर फ्रेम करने का तरीका थोड़ा अलग हो और सिस्टमैटिक ना हो, इसको आपको सिस्टमैटिकली आंसर फ्रेम करना पड़ेगा अच्छे लैंग्वेज में। लेकिन मैं एटलीस्ट सारे के सारे कीवर्ड्स इंक्लूड कर रही हूँ जो आपको लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, रोल क्या होता है कि ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर
अब्जॉर्प्शन। अच्छा, अगर आप इतना ही लिखकर छोड़ दोगे तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा है। अब्जॉर्प्शन किसका? ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसके भी आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो देखो, जब हम बात करते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस की, तो इसमें ना हमारे स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की जगह सीएनएस में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है स्पेशली हमारा ये मेडुला ऑब्लोंगेटा पॉन्स। ठीक है, बट हम बात करें अगर रिफ्लेक्स एक्शन की, तो ये सडन एक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड टेक ओवर कर लेता है इस प्रोसेस को, ताकि जल्दी से ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो जाए। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में अच्छा ये हो गया सडन, और स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल। और हम इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं? हम ये इंक्लूड कर सकते हैं कि इनवॉलेंटरी एक्शन सिस्टमैटिक होती है, बट ये सडन होती है। सडन वैसे लिख लिया है हम लोगों ने। ये होती है हमेशा रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई के वजह से। ये रिस्पॉन्स देता है अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई। नाउ, हाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू हेल्प्स इन मेंटेनिंग फीडबैक कंट्रोल। अब यहाँ पर ना आपको ऐसे लिखना होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं? ये हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। सो हॉर्मोन्स हमेशा एंटागोनिस्टिक होंगे टू अदर हॉर्मोन्स। अब एग्जामिनर को लगेगा कि ये क्या कह रहा है, ये तो समझ ही नहीं आया। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल इंक्लूड करना ही है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन जहां पर आप बिना एग्जाम्पल के आंसर नहीं लिख सकते, आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। इंसुलिन एंड ग्लूकागन, बहुत ही प्यारा परफेक्ट सा एग्जाम्पल है। ये दोनों रिलीज होते हैं बाय पैनक्रियास, लेकिन इंसुलिन lowers the blood ग्लूकोज लेवल। आपको इसको इस तरीके से समझाना है कि मान लो किसी ह्यूमन में बॉडी में ज्यादा शुगर इनटेक हो गया है और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है, तो उसी टाइम पर इंसुलिन रिलीज होगा। इंसुलिन विल अपटेक द ग्लूकोज एंड यूटिलाइज इट, और उसका मेटाबॉलिज्म करेगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल फिर डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा डाउन होने लग गया, अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ब्लड में ग्लूकोज ही नहीं है, इससे कमजोरी महसूस होगी। तो अब क्या करना पड़ेगा? अब पैनक्रियास तुरंत ग्लूकागन रिलीज करेंगे, एंड ग्लूकागन क्या करेगा? मसल सेल्स में स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बनाकर ग्लूकोज को ब्लड में पहुंचाएगा। तो रेजेस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ अ मैच्योर ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड इन अ फीमेल, नेम द प्रोसेस। तो क्या होगा? ओवम जो कि अनफर्टिलाइज्ड रह गई, वो रिलीज हो जाएगी फ्रॉम द बॉडी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, नेक्स्ट, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ आईयूसीडी और एसटीडी। ठीक है, तो आईयूसीडी में अलग अलग एग्जांपल्स हो जाएंगे। कॉपर टी हो जाएगा, ठीक है, लिपिस लूप हो जाएगा, कॉन्डम्स हो जाएंगे, डायफ्राम्स एंड वॉल्स, बहुत सारे।
ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके इसके। ठीक है, वही बात करें एसटीडी, अरे ये क्या हो गया, मेन पार्ट क्यों कट हो गया। ठीक है, वहीं पर बात करें अगर हम एसटीडी की, दैट इज एक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो इसमें भी आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। द लिस्ट द सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, जेनाइटल हर्पीज, ठीक है, वार्ड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है ना, वो क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma of the same flower, ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस में डिफरेंट फ्लावर, और वो डिफरेंट फ्लावर भी डिफरेंट प्लांट का होना चाहिए, डिफरेंट प्लांट। एग्जाम्पल पूछ रहा है तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो भी बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं ना, उसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। क्रॉस पॉलिनेशन में यूनी सेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन में दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, मल्टीपल फिजन में मल्टीपल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये होता है फेवरेबल कंडीशन में हमेशा, और ये मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आपके हो गए 2 नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्वायर्ड ट्रेड्स क्यों इनहेरिटेड नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन, उन ट्रेड्स की इंफॉर्मेशन जो है इज नॉट स्टोर्ड इन द जीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इन प्लांट एंड मेंशन विच वन इज रिसेसिव एंड विच इज डोमिनेंट। येलो सीड और राउंड सीड, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। अच्छा, येलो का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट हो जाएगा ग्रीन सीड, ठीक है, जिसमें डोमिनेंट येलो वाला होता है। राउंडनेस का कॉन्ट्रास्टिंग हो जाएगा रिंकल्ड सीड, जिसमें राउंड जो है वो डोमिनेटिंग होता है। कितना प्यारा क्वेश्चन है भाई, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तब तो मजा ही आ जाए, है ना। व्हाट इज जीन, वेयर आर जीन्स लोकेटेड। तो जीन जो है ना, ये होते हैं सेगमेंट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल जो स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन, फॉर मेकिंग प्रोटीन। वो इंफॉर्मेशन किस चीज की होती है, डिफरेंट ट्रेड्स की होती है। ठीक है, और कहां पर लोकेटेड होते हैं, डीएनए में लोकेटेड होते हैं। डन। या फिर आप जेनेटिक मटेरियल भी लिख सकते हो, जेनेटिक मटेरियल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, हाउ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स डिड मेंडल सी इन गार्डन पीक, गिव एनी 2 ऑफ देम। तो 7 उन्होंने टोटल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखा था। 2 की अगर हम बात करें तो पॉड का शेप हो गया, ठीक है, फ्लावर का पोजीशन हो गया, फ्लावर का कलर हो गया, स्टेम की हाइट हो गई, ठीक है, फिर सीड का कलर है, सीड का शेप है। ठीक है, इतने सारे तो हो गए, एक और रह रहा है
बट आपसे तो दो ही पूछा गया है। व्हाट इज फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन्ड बाय मेंडल इन बाय मोनोहाइब्रिड क्लॉट्स क्रॉस? ओ माय गॉड, इतना भयंकर सा मिस्टेक। आंसर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ठीक है, तो चलो भाई डायग्राम बनाया जाए। एक प्लांट है जो है टॉल, और दूसरा प्लांट है जो है प्योर शॉर्ट। ठीक है, अब इसमें से गैमीट निकलेगी, तो ये कैपिटल टी, इसका गैमीट निकला ये स्मॉल टी। ये दोनों क्रॉस करेंगे, पहली जनरेशन जो होगी F1 जनरेशन वो हो जाएगी टॉल। अब हम पेडिग्री एनालिसिस करेंगे, इसी की सेल्फिंग इसी के साथ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए पापा, ये हो गई इसकी मम्मी, इनका क्रॉस करके देखेंगे तो हमें एक प्योर टॉल मिलेगा, दो हमें हेट्रोजाइगस टॉल मिलेंगे और एक हमें शॉर्ट मिलेगा। तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 हो जाता है, क्योंकि तीन जो है वो टॉल दिखते हैं और एक ड्वार्फ दिखता है। नेक्स्ट, व्हाट आर वेरिएशंस, गिव देयर टाइप्स। तो अगर आप लोगों ने मेरा हेरिडिटी वाला सेशन देखा है तो उसमें मैंने बेहतरीन तरीके से वेरिएशन समझा रखा है बच्चों। आई होप आप लोग उसे देखोगे और समझोगे। बहुत प्यारे प्यारे उसमें कॉन्सेप्ट्स मैंने समझा रखे हैं, एंड यू विल रियली एंजॉय। सो वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंस इन traits of parents and offsprings। अब यहीं तक लिखोगे ना तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगेगा। आप ये लिख दो इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे क्या होगा, समझ में आ जाएगा एग्जामिनर को कि तुम भैया बड़े दिमाग वाले हो। गिव देयर टाइप्स। तो वेरिएशन के कितने टाइप्स होते हैं बताओ? टाइप्स ऑफ वेरिएशन, जैसे मान लो स्किन कलर हो गया, स्किन कलर, ठीक है, आई कलर, ठीक है, हाइट, ईयरलोब अटैच होंगे या फ्री होंगे, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस हैं। नेक्स्ट, राइट डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोसोम एंड एलोसोम। देखो, मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि जिस तरह से पेपर टफ बनाया जा रहा है कुछ सेट्स में, तो अगर डिफिकल्टी लेवल आ गई क्वेश्चन की तो क्या करोगे? तो उसके लिए भी मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे इंक्लूड की हूं जहां पर डिफिकल्टी लेवल भी आपको परेशान नहीं करेगा। तो हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसमें से किसी एक सेल को अगर कंसिडर, वैसे तो सारे सेल में एक ही बात हो रही है, हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स। ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फिक्स हैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको हम 23 पेयर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इन 23 में 22 पेयर्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स के, इसे ऑटोसोम्स बोला जाता है, जो कि बॉडी के डिफरेंट फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनमें जो भी जीन्स पाई जाती है वो बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लेकिन जो वो लास्ट का एक पेयर होता है ना, वो होता है एलोसोम, जो कि सिर्फ एक ही काम करता है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, नेक्स्ट, गिव साइंटिफिक टर्म्स फॉर द फॉलोइंग। द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, इसे हम कहेंगे फूड चेन। रिलेशनशिप बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, इसे हम कहेंगे इको सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% लॉ क्या होता है? गिव एन एग्जांपल। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। जैसे जैसे प्रोड्यूसर के पास ना सोलर एनर्जी का 1% एनर्जी ही इसको मिलता है, अब प्राइमरी कंज्यूमर के पास प्रोड्यूसर का सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास प्राइमरी कंज्यूमर का 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगा। तो 10% लॉ ये कहता है कि देर इज
only 10% energy transfer from one trophic level टू हायर ट्रॉफिक लेवल। इसके साथ आप एक और लाइन इंक्लूड कर सकते हो, हायर ट्रॉफिक लेवल। इसके साथ आप एक और लाइन इंक्लूड कर सकते हो कि ये लॉ हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है बच्चों, एक ही डायरेक्शन में। नेक्स्ट, वाई इज देयर अ नीड टू बैन द यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स? क्योंकि इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल waste, requires decades, दसों साल 20 साल लग जाते हैं टू डिकम्पोज। और तीसरा लाइन हो गया causes pollution। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट्स एनी इकोसिस्टम? ओजोन क्या होता है? ओजोन होता है एक पॉइजनस गैस। ठीक है, इसका फॉर्मूला है O3। तो जब यूवी रेस एक्ट करती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पर, तो ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक हो जाते हैं दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में। अब इसमें से एक ऑक्सीजन O2 के साथ ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा O3 और ओजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये अब्सॉर्ब करता है हार्मफुल यूवी रेस कमिंग फ्रॉम सन। ठीक है, ये कैसे इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, ये वाला आंसर होगा उसके लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द हार्म ऑफ क्ले कप्स? तो वैसे तो क्ले कप्स को अच्छा बोला जाता है क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, मिट्टी का बना हुआ है, कुल्हड़ का, कुल्हड़ जिसको हम कहते हैं, और कोई वेस्ट जनरेट नहीं होता। लेकिन एक हार्म होता है, वो हार्म क्या है कि इसको बनाने के लिए जो टॉप सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है उसकी वेस्टेज हो जाती है, ओवर यूज हो जाता है, और ये इसकी कमी होने लग जाती है। टॉप सॉइल यानी कि जो ऊपर का फर्टाइल सॉइल होता है ना, जमीन का सबसे ऊपरी फर्टाइल सॉइल, इसे बनने में कई साल लग जाते हैं बच्चों। सो सॉइल इज द इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन ये रिन्यूएबल है, फिर भी ये बहुत प्रेशियस है हमारे लिए। सॉइल नहीं होगा तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। सो टॉप सॉइल का जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मिसयूज हो रहा है, वो हो रहा है क्ले कप्स बनाने में। अब बात करते हैं बच्चों, 3 मार्क का क्वेश्चन आ चुका है। कितना टाइम निकल गया, लेट मी सी, लेट मी सी। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 घंटा बीत चुका है बच्चों, लेकिन ध्यान रहे हम लोगों ने हर एक पार्ट में से लगभग 3 गुना या 4 गुना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो अभी तक आपका सेक्शन है आराम से हो जाएगा। ठीक है, नाउ पिट्यूटरी इज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को, क्योंकि पिट्यूटरी जो है उसे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो सिक्रीशंस है ना, इसके जो हॉर्मोन्स हैं, ये गवर्न करते हैं या कंट्रोल करते हैं अदर हार्मोनल सिक्रीशंस को। मतलब पिट्यूटरी का जो सिक्रीशन है, पिट्यूटरी जो भी हार्मोन सिक्रीट करता है, वो जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि भैया आप थायरॉक्सिन रिलीज कीजिए, इसीलिए इसे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो बढ़िया सा हमें न्यूरॉन बनाना पड़ेगा। ये ना पेन टैब में थोड़ा ये बनाने में डिफिकल्टी आ रही है, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड।
चलो अब इसको करते हैं हम लेबल। तो दिस पार्ट इज नोन एज डेंड्राइट, ये होती है सेल बॉडी, ये वाला पार्ट होता है एक्सॉन, और ये होता है एक्सोनल एंड या एक्सोनल टर्मिनल। ठीक है, दिस इज द न्यूरॉन। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? नर्व ट्रांसमिशन कराना, नर्व इम्पल्सिस का ट्रांसमिशन कराना। नेक्स्ट, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड? तो सबसे पहले क्या होगा? नंबर 1, बीपी रेज हो जाएगा, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्वेटिंग होती है, ठीक है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स हमारा एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो रेज हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें हैं जब एड्रेनलिन रश होता है हमारी बॉडी में। स्टेट 3 लॉज ऑफ मेंडल्स। देखो यहाँ पर सिर्फ स्टेट करने को कहा गया है, मतलब आपको सिर्फ मेंशन करना है, आपको इसे डिफाइन नहीं करना। तो मेंडल के 3 लॉज हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंटेशन, व्हाई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी प्लांट को ही क्यों उन्होंने चूज किया? वैसे तो सोचने वाली बात ये है कि पी प्लांट को ही उन्होंने क्यों चूज किया था ये एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए। तो बेटा इनका जो लाइफ स्पैन होता है ना वो शॉर्ट होता है, तो बहुत कम ड्यूरेशन में इनके बहुत सारे जनरेशंस की स्टडी कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। नंबर ऑफ स्प्रिंग्स लार्ज होते हैं, मतलब एक बारी में खूब सारे हमें इसके ऑफ स्प्रिंग्स मिल जाएंगे, तो जितना ज्यादा रिजल्ट हमें मिलेगा उतना अच्छा है। मतलब हम बिना क्या कहते हैं बिना एक्सेप्शंस के, या फिर हम बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम एक्यूरेट रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे अपने एक्सपेरिमेंट में। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि क्लियरली उन्होंने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स को ऑब्जर्व किया, जो कि एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत जरूरी था। अगर कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स नहीं दिखते उनको तो ये प्रूफ करना मुश्किल हो जाता कि मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होता है, रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा होता है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन हायर एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एक्ट ऑन द ऑक्सीजन एट द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर? तो ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो यूवी रेज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पर पहुंचते हैं, ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाता है, ठीक है, और इनमें से ये स्प्लिट हुआ एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्या नेसेंट ऑक्सीजन कहेंगे हम इसे, ये O2 के साथ कंबाइन होकर O2 के साथ कंबाइन होकर O3 बना लेता है, यानी कि ओजोन। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ क्लोथ बैग्स ओवर प्लास्टिक बैग्स ड्यूरिंग शॉपिंग। तो बहुत मतलब साफ साफ समझ सकते हो आप, क्लोथ बैग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल होने के अलावा ये मल्टीपल टाइम्स यूज में आ सकते हैं, मतलब आप इसको रीयूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसे रिसाइकल भी कर सकते हो आगे चलकर,
ठीक है, वो क्लॉथ बैग आगे मान लो पोछा का काम आ गया या किसी और चीज में काम आ गया, बट प्लास्टिक बैग का फिर वैसा नहीं हो पाता। तो ये 3 पॉइंट इनफ है। व्हाट इज मेंट बाय ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन? कंस्ट्रक्ट अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन विद ट्रॉफिक लेवल्स, द एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। व्हाई? तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, 3 मार्कर के हैं, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो ध्यान से, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? लेवल ऑफ टाइप ऑफ फूड इनटेक बाय एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या स्टेज ऑफ फूड भी हम बोल सकते हैं। अब सबसे पहले हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे एक ट्रॉफिक लेवल्स को। ये ऐसा क्यों बन रहा है, गड्ढे क्यों हो रहे हैं इस पे? हाँ ये ठीक था। ओके, चलो भाई। अब हमेशा सबसे लोअर ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई होता है बाय द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, आप इन्हें हर्बीवोर्स भी बोल सकते हो। ये वाले होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, आप इन्हें कार्निवोर भी बोल सकते हो। और ये होता है टर्शरी कंज्यूमर, आप इन्हें टॉप प्रीडेटर भी बोल सकते हो, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल की होता है हमेशा, ये आपको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है कि एनर्जी कभी भी बैक फ्लो नहीं करती, बैक नहीं जाती, क्योंकि एनर्जी जितना भी ट्रांसफर हो रही है आगे की तरफ वो लूज होती जा रही है और कम होती जा रही है, तो वो पीछे नहीं जा सकती। नेक्स्ट, अब आते हैं हम 4 मार्कर क्वेश्चन में बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, इट्स मेन फंक्शन इज टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फूड which cannot be absorbed as such into smaller molecules. These molecules are absorbed across the walls of the tube and the absorbed food reaches each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy. Name the gland present in the buccal cavity and write the component of food on which the secretion of these glands act upon. सीधा सीधा पूछा जा रहा है, बकल कैविटी यानी कि तुम्हारा माउथ, तो तुम्हारे माउथ में कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। ये सलाइवरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? सलाइवा, सलाइवा में होता है अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम। और ये सलाइवरी अमाइलेज कौन से कंपोनेंट ऑफ फूड पर एक्ट करता है? कहाँ लिखूं? स्टार्च पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, नेम 2 organs हैव अ स्फिंक्टर मसल एट देयर एग्जिट, नेम देम। स्फिंक्टर मसल कौन से 2 organs में होता है? पहला हो गया स्टमक, दूसरा हो गया एनस। स्टमक में भी जब फूड एंटर करती है तो वहां पर एक छोटा सा गार्डिंग मसल होता है जो गार्ड करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फूड, उस स्फिंक्टर को पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है। और एनस में भी एक स्फिंक्टर पाया जाता है ना। नेम देम, हो गया नेम। व्हाट विल हैपन अगर म्यूकस इज नॉट सिक्रीटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड? तो HCl के सिक्रीशन से वॉल्स जो है स्टमक की वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। दूसरा दूसरा पॉइंट है, विलाई आर एब्सेंट इन द, व्हाट हैपेंस इफ विलाई आर एब्सेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? तो अब्जॉर्प्शन रेट या अब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी लो हो जाएगी, अब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी लो हो जाएगी। बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम येट इट हैज इंपॉर्टेंट रोल्स इन द डाइजेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। क्योंकि बाइल जूस में बाइल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि सॉल्स, बाइल सॉल्स, बिलाई रूबिन, बिलाई वर्डिन, और ये क्या करते हैं? लिपिड या फैट का
डाइजेशन करते हैं, लिपिड को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन एंड रजत वर डिस्कसिंग हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन। मोहन argued that plant make their own food, while Rajat explained that not all organisms can do this. Rajat gave examples of fungi that decompose food externally and some animals that directly depend on plants for survival. They also discussed the process of digestion in humans and how food is broken down into simpler forms. What is the main difference between autotrophic and heterotrophic nutrition? तो ऑटोट्रॉफिक में प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है, हेट्रोट्रॉफिक में जो ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड? तो इस प्रोसेस को होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है। नेम कर दिया है मैंने प्रोसेस। डिस्क्राइब द प्रोसेस, जिसमें 5 पार्ट्स आ जाते हैं, 5 प्रोसेसेस आ जाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। पहला है इंजेशन यानी कि फूड का इनटेक करना, दूसरा है डाइजेशन, फिर है अब्जॉर्प्शन, फिर है एसिमिलेशन, जो अब्जॉर्ब हुआ है न्यूट्रिएंट उसका सारे टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सारे सेल वगैरह में फैल जाना, और लास्ट में है इजेशन की जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है उसका बॉडी के बाहर एग्जिट हो जाना, इजेक्ट हो जाना। कंपेयर द न्यूट्रिशन इन अमीबा विद दैट इन ह्यूमन बींग्स, ये 1 नंबर का है। तो दोनों में ही होलोजोइक न्यूट्रिशन हो रहा है, लेकिन अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो फूड वैक्यूल पाए जाते हैं वो स्टमक का भी काम करता है, वो इंटेस्टाइन का भी काम करता है, और उसके थ्रू ही मतलब उसके सेल के बाहर फूड जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल निकलेगा बाहर वो भी फूड वैक्यूल के थ्रू होगा। फूड वैक्यूल जो अमीबा में पाया जाता है वो टेम्परेरी होता है, यानी कि जब तक फूड एंटर नहीं कर जाता सेल के अंदर तब तक वो वैक्यूल्स अपीयर नहीं करते, और जैसे ही फूड का डाइजेशन हो गया, अब्जॉर्प्शन हो गया, असिमिलेशन हो गया और सारा वेस्ट जो है वो बाहर निकल गया, फूड वैक्यूल फिर से गायब हो जाते हैं। ह्यूमन बींग्स का तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स डिफरेंट फ्रॉम डाइजेशन इन फंजाई। तो फंजाई क्या होते हैं? वो होते हैं सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रॉफ्स, ठीक है। तो ये सीधा सीधा अब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन, लेकिन ह्यूमंस का न्यूट्रिशन का प्रोसेस डिफरेंट होता है। Next, Anjali and Varun were discussing the importance of respiration. Anjali said respiration provides energy, while Varun argued that not all respiration requires oxygen. To demonstrate this, their teacher conducted an experiment using yeast and sugar solution. The lime water turned milky, indicating CO2 production, proving anaerobic respiration. So, what is the basic difference between aerobic and anaerobic respiration? इसके ऊपर तो मैंने शॉर्ट्स भी बना रखे हैं और मैंने ये बताया भी है बच्चों की कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक ऑर्गेनिजम्स करते हैं, और इनका जो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है CO2 H2O यानी वाटर और एनर्जी। एनर्जी ज्यादा अमाउंट में निकलती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ऑक्सीजन यूज ही नहीं हुआ, तो उनके प्रोडक्ट में या तो इथेनॉल बनेगा या लैक्टिक एसिड बनेगा, और बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, और एरोबिक रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहलाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। तो ये कहीं ना कहीं आपसे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन के बारे में बोल रहा है, जो कि एक तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बच्चों, ठीक है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट? तो वो होता है C2H5OH, जिसे हम इथेनॉल भी कहते हैं, प्लस CO2, CO2 नहीं प्लस हाँ CO2 भी होगा, सॉरी CO2 प्लस ATP, जो कि सिर्फ 2 मॉलिक्यूल होती है। हाउ डज द एनर्जी रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन कंपेयर टू एनारोबिक? ये वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे और लिखा हुआ है, आप दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ बायोलॉजी क्लास Ananya's teacher explained how blood circulates in the human body. She mentioned that the heart pumps oxygen rich blood to different parts of the body and collects carbon dioxide rich blood to send it to the lungs for purification. Ananya was curious about why the heart has 4 chambers and how it ensures continuous circulation. तो what is the function of valves in the human heart?
कोई भी वाल्व हो, चाहे ह्यूमन हार्ट हो, चाहे वो वीन्स में प्रेजेंट हो, उसका एक ही काम होगा, प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू एट्रिया या एट्रियल चेम्बर। एक्सप्लेन द रोल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल इन द ब्लड सर्कुलेशन। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है वो अओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन करवाने में हेल्प करती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पंपिंग करती है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू पल्मोनरी वीन। राइट वेंट्र सॉरी थ्रू अओर्टा राइट वेंट्रिकल डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है, हाँ, लंग्स में। नाउ हाउ डज द हार्ट प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लेफ्ट और राइट चेम्बर्स सेपरेटेड हैं थ्रू थ्रू सेप्टा। ठीक है। What would happen if the heart's ventricles were not able to contract properly? तो इससे ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएगी और इवन हार्ट अटैक भी आ सकता है। Priya was watching a medical show where a patient had kidney failure and required dialysis. She was curious to learn how kidneys function and why dialysis is needed when they all fail. When they fail, her biology teacher explained that kidneys remove in nitrogenous waste from the blood and maintain water balance. So, what is the role of nephrons in the excretory system? Filter blood. ठीक है। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस हेल्प इन किडनी फेलियर? तो डायलिसिस को आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। अब आर्टिफिशियल किडनी में भी ब्लड को फिल्टर ही किया जा रहा है फ्रॉम मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है। Why is urine formation important in human beings? ताकि वेस्ट जो है वो वेस्ट की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। पहली बात देखो, जब यूरिन फॉर्मेशन होता है, अगर यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, येलो डार्क कलर का यूरिन जब निकलता है तो आपको जलन सी फील होती होगी, क्योंकि बहुत ही टॉक्सिक वेस्ट है। अब उस टॉक्सिक वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर की जरूरत है, इसीलिए यूरिन जो है वो पानी सा ही लगता है, मतलब वो डाइल्यूटेड सा ही होता है। व्हाट हैपेंस इफ एक्सेस वाटर इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी? तो इससे ना ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाएगा बच्चों, या ऑस्मोलैरिटी जो है वो बिगड़ जाएगी। अब आते हैं हम लोग 5 मार्कर क्वेश्चन में बच्चों, और 5 मार्कर क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस हैं जो ये हैं। पॉलिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस दैट फैसिलिटेट्स fertilization in plant. Pollinating agents can be wind, water, insect or birds. Several changes take place in the flower after the fertilization has taken place. What is the main difference between self pollination and cross pollination? Already done. Name the part of the flower which attract इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। वो कौन सा पार्ट होता है? वो होता है पेटल्स। ठीक है। व्हाट हैपेंस टू दिस पार्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन? तो वो ड्राई होके फॉल ऑफ हो जाते, गिर जाते हैं। ठीक है। डिफाइन फर्टिलाइजेशन। इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes. What is the fate of ovules and the ovary in the flower after fertilization? I already told you, है ना। ovule जो है after fertilization seed में develop हो जाता है, और ovary after fertilization fruit में develop हो जाती है। In a germinating seed, which parts are known as future shoot and future root? तो future shoot plumule को कहते हैं seed में, और future root radicle को कहते हैं। Mention the function of cotyledon. ये स्टोर करता है
फूड जो कि ग्रोइंग एम्ब्रियो को चाहिए। ड्रॉ नी डायग्राम शोइंग फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर एंड लेबल पॉलन ट्यूब, मेल germ cell, female germ cell on it. Explain the process of fertilization in a flower. What happens to the ovary and ovule? What happens ये ऑलरेडी हमें पता है ना, जो हो रहा है इसके साथ, वी ऑलरेडी नो दैट। अब मैं इसे प्यारा सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। देखो हो गया ना गड़बड़, कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर है सेंट्रल सेल, ये है एग सेल सिनर्जिड, 3 सेल यहाँ पर है एंटीपोडल्स, पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन्स यहाँ आए, पोलन ट्यूब का जनरेशन हो रहा है, ये ऐसे जाकर ऐसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो मेल जर्म सेल, ये हो गया पोलन ट्यूब, यहाँ पर हो गई फीमेल जर्म सेल। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि पॉलिनेशन होगा, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गैमेट जो है वो एंटर करेगा हमारे ओवा वाले सेल के पास, वहां पे जाके वो फ्यूज हो जाएगा। ओवरी ओव्यूल का जो फेट है वो ऑलरेडी हमें पता है। ओके, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। नेम द पार्ट्स, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ओविडक्ट, ये है ओवरी, ये थर्ड वाला है यूटरस, ये 4 है सर्विक्स, और ये है वजाइना। ठीक है, व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन? कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? मेथड ऑफ अवॉइडिंग प्रेगनेंसी और अवॉइडिंग कंसेप्शन। लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। तो 3 एडवांटेज आपको बताने कि ऐसा कोई क्यों मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज करेगा। तो सबसे पहले प्रिवेंट अनवांटेड, 3 एडवांटेज बोला है ना, ठीक है। प्रेगनेंसीज, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रोटेक्ट, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, और रेगुलेटिंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, 3 एडवांटेज हो गए। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड आवर सैंपल पेपर डिस्कशन बच्चों, फाइनली। और ये वाला पेज देखकर आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, तो ये मैं बता देती हूँ। ये जो पूरा आप लोगों ने पढ़ा ना, अगर पहली बात तो अगर आप यहाँ तक आ गए हो, ये वाले पेज तक अगर आप आ गए हो, तो ह्यूज अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। यू आर सो अप्रिशिएटेड एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने इतना टाइम निकाला और इतने टाइम तक आप बने रहे। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये जो है ये है मेरा ऐप, और इस ऐप का नाम है सोनम मोहिनी बायोलॉजी। और आने वाले टाइम में ये इंडिया का नंबर 1 बायोलॉजी कम्युनिटी ऐप बनने वाला है। तो आप पहले से ही एक पाइनियर स्पीशीज की तरह इस ऐप का हिस्सा बन जाओ। यहाँ पर इसे इंस्टॉल करके जब आप अपने क्रेडेंशियल्स डालोगे तो आपको फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में सारे YouTube सेशन के पीडीएफ्स और वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और अगर आप 10th क्लास के कोर्स में एनरोल करते हो खुद को, विच इज जस्ट फॉर 1 रुपी, ये एक मिनिमल कॉस्ट है क्योंकि वो यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए जरूरी होता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसा मेरी टीम ने बोला था, और नहीं तो मैं तो ये इसको फ्री ही रख रही थी। तो ये एक तरह से फ्री है। इसके अंदर आपको
बोर्ड लेवल के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि आप इस टाइम पर अगर अटेम्प्ट करते हो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो इससे अच्छी बात तो और कुछ नहीं हो सकती। बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास बच्चों। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत की है और बहुत अच्छे से तैयारी करते हुए आप साइंस का पेपर बिल्कुल फोड़ने वाले हो। आई एम प्रेटी श्योर अबाउट दैट। और कल यानी कि अगले सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का प्रैक्टिस करने वाले हैं, और आने वाले सेशंस में हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें करेंगे। सो वो आपको कल ही पता चलेगा। लेकिन जो चीजें हो चुकी है, यानी कि सारे चैप्टर्स का जो फुल चैप्टर रिविजन हो रखा है, विच शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स क्यों बोल रही हूँ मैं, ट्रिप पे जाने का मन हो रहा है, शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्लस कुछ क्वेश्चंस, प्लस कुछ बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, अनाउंसमेंट्स नहीं, मैं एडवाइसेस बोल सकती हूँ। ये सारी चीजें आपको उन सारे लेक्चर में मिलेगी, और आज के लेक्चर से तो आपको फायदा हुआ ही होगा। सो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में बच्चों। टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।